नमस्कार, पर्यावरण दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सुमिता। हर शनिवार शाम 5:30 बजे हम आपसे रूबरू होते हैं और बात करते हैं पर्यावरण से जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर। आज हमारा वातावरण दिन ब दिन लगातार प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार के अलावा आम आदमी भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। अपनी कहानी छोड़नी, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर फिर तू आए ना आए। इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। कहानी है इच्छा शक्ति की, हिम्मत की और कोशिश की। भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर पर गंज बसौदा के पास एक गांव है, कुल्हार। सीधी सादी जिंदगी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। लगभग 3000 की आबादी वाला गांव कुल्हार। हर जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। किसी भी दूसरे गांव से अलग कुछ भी नहीं घट रहा था यहाँ। हमारी जिंदगी में हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। ऐसे नहीं तो वैसे, मतलब कैसे भी हम अपना हित साध लें। कुल्हार में भी कुछ ऐसा ही घट रहा था। ग्राम पंचायत की कई हेक्टेयर जमीन पर कुछ लोगों का अवैध रूप से कब्जा था। चलिए आंकड़ों के आधार पर समझ लें कि कितनी जमीन अवैध कब्जे के दायरे में थी। कहानी 1983 से शुरू होकर 1999 तक जाती है। इस दौरान लगभग 55 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यहाँ ये समझना और जानना बेहद ज़रूरी है कि गांव की ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के पीछे कौन शख्स था, किसकी सोच थी ये, किसने समय से आगे देख लिया, उसकी मंशा क्या थी। वीरेंद्र शर्मा, ये वो नाम है जिसने कुल्हार की तस्वीर ही बदल दी। शिक्षा उजाला है, ये मन रोशन करती है, नया सोचने और करने का नजरिया देती है। वीरेंद्र शर्मा कुल्हार गांव के पहली बार सरपंच बने सन 1978 में। गांव की राजनीति शहर से जरा हटकर हुआ करती है। जरा से दायरे में बहुत कुछ सिमटा हुआ होता है। ऐसे में जब वीरेंद्र शर्मा पहली बार सरपंच बने और कुल्हार गांव पर नजर डाली तो क्या दिखाई दिया उन्हें? शर्मा जी, जब आप गांव के सरपंच बने पहली बार तो क्या सोचा था आपने गांव के बारे में? मैं सबसे पहली बार 1978 में सरपंच चुना गया था कुल्हार में। तो हमारे मन में उस समय गांव का पूरा विकास करने का एक परिकल्पना थी, एक सपना था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो सामाजिक सुविधाएं हैं, गांव की गलियां और नालियां, इनके क्षेत्र में, और हमारे रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन्स था उनके स्टॉपेज के बारे में, परिवहन की समस्या थी उसके बारे में, इन सब चीज़ों को लेकर हमारे मन में एक कल्पना थी। बिजली उस समय हमारे गांव में नहीं थी। तो ये तमाम चीज़ें थी कि हम इन सारी दिशाओं में गांव को, कुल्हार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उस वक्त आबादी क्या रही होगी गांव की? उस समय मेरे ख्याल से आबादी लगभग 2 या 2,500 के करीब रही होगी कुल्हार की। व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था आपको कुछ उसमें सहायता मिली क्या? उस समय ये करीब 30 साल पहले की बात है। उस समय मैं बहुत एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से जो पैसा आज मिलता है वो बहुत कम मिलता था और 70 और 30 का अनुपात हुआ करता था मोटे तौर पर। 70% सरकार देती थी और 30% फिर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन होता था उसमें, वो श्रम के तौर पर हो या पैसे के तौर पर हो। तो जितनी आसान परिस्थितियाँ आर्थिक दृष्टि से सरपंचों के और ग्राम पंचायतों के लिए आज हैं, उस समय तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी आर्थिक क्षेत्र में। ये कहना बड़ा आसान है कि हाँ, मैं तस्वीर बदल दूं, मैं जमीन को आसमान कर दूं। सोचने और कर गुजरने में बड़ा फर्क है, लेकिन इस फर्क को कम करती है इंसान की शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और पालन पोषण। शर्मा जी से ही बात करते हैं और उनसे ही पूछते हैं। शर्मा जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? यहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गांव कुल्हार में, जहां हम बैठे हैं इस समय। पारिवारिक माहौल कैसा था? पारिवारिक माहौल थोड़ा सांस्कृतिक था। हमारे जो पिताजी थे वो, चूँकि हम लोग पंजाब से माइग्रेट होकर आए थे, तो उनका उर्दू में, अरबी में,
फ़ारसी में और इंग्लिश में बहुत अच्छा ग्रिप थी उनकी। हमारे जो दूसरे बड़े भाई थे वो भी काफ़ी शिक्षित थे। मेरे सबसे बड़े भाई उस समय 53 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से ग्रेजुएट थे, और मेरे उससे छोटे ब्रदर आर्मी में कैप्टन थे उस समय। बाद में वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए। तो दूसरे छोटा उनसे ब्रदर एयरफोर्स में थे। तो बचपन से ही काफ़ी अच्छा हमको माहौल मिला। घर का वातावरण काफ़ी साहित्यिक था और थोड़ा पोएटिक भी था। आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। मैंने 8वीं क्लास तक इसी कुल्हार के मिडिल स्कूल से पास किया। उसके बाद फिर विदिशा में एक SSL जैन हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से हायर सेकेंडरी किया। फिर 2 साल विदिशा के SSL जैन डिग्री कॉलेज से BSc किया। फिर मुझे कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से कॉलेज की रेगुलर स्टडीज़ छोड़कर कुल्हार आना पड़ा। फिर मैंने कुल्हार आकर यहाँ रहते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस कोर्स से ग्रेजुएशन किया। तो ऐसे करके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया जयपुर के करस्पॉन्डेंस कोर्स से। तो ऐसे करके थोड़ा सेल्फ स्टडी होता रहा, चलता रहा। शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि घर के सभी लोग नौकरी में हैं, तो आपने नौकरी के बारे में नहीं सोचा? सोचा था मैं भी। मेरे बड़े ब्रदर चूँकि फ़ौज में थे और उनसे भी मैं उनकी लाइफ और उनका वहाँ का स्टाइल देखकर मैं भी बचपन में बहुत छोटा था तो बड़ा इम्प्रेस्ड रहता था। और बीच में NCC में भी मैंने काफ़ी अच्छा किया था। NCC में अपने स्कूल डेज़ में बेस्ट, कॉलेज डेज़ में बेस्ट कैडेट था। लेकिन कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से मुझे लगा कि फ़ैमिली में से एक मेंबर को पेरेंट्स के पास भी घर में होना चाहिए। तो फिर मैंने वो ख्याल छोड़कर, कुछ उस समय की परिस्थितियाँ थीं कि ये ज़रूरी था कि हम में से किसी एक को यहाँ होना चाहिए। चुनाव लड़ा, जीत गए, सरपंच बन गए, आगे क्या? कैसे बदलेंगे गांव की तस्वीर? कुल्हार में जो मिडिल स्कूल था वो अभी मैट्रिक स्कूल तक आ गया है। जो प्राइमरी गर्ल्स स्कूल था वो मिडिल स्कूल गर्ल्स हो गया है। पूरे गांव में हमारे बहुत चंद मोहल्लों को छोड़कर पक्की फर्शियां और नालियां बन गई हैं। गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन भी बाद में हुआ। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की योजनाओं के अंतर्गत नॉर्मल कोर्स में होती हैं। इसको कोई सरपंच ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से मैंने किया, लेकिन हमारी पूरी कोशिश इस बात को लेकर होती थी कि जो भी गवर्नमेंट की योजना है, जो भी स्कीम है, हम उसको जल्दी से जल्दी पहले से पहले ग्रैब कर लें। उस वजह से हम लोग आगे चलकर फिर यहाँ पर कुछ गाड़ियों के भी स्टॉपेज हुए। जैसे भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस है, उसका बहुत कोशिश करके हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉपेज करवाया। बाद में विंध्याचल एक्सप्रेस का हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉपेज करवाया। ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वीरेंद्र शर्मा की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वो फौजियों के परिवार से हैं। खुद NCC के कैडेट रहे, लेकिन फौज में न जाकर गांव में ही रहे। शर्मा जी, गांव की राजनीति में आने का आपने मन कैसे बनाया? सच्चाई बोलूं तो राजनीति एक बहुत बड़ा प्रचलित शब्द बन गया है। मैं राजनीति में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। आप जिसको राजनीति बोलते हैं, मैं उसको सामाजिक गतिविधि बोलता हूं। यहाँ आकर जब तमाम समाज की परिस्थितियां देखीं तो मन में लगा कि इसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। और ऐसा महसूस हुआ कि ये भले ही काम थोड़ा कठिन है या चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लगा कि काम कठिन है इसलिए करना चाहिए, आसान काम तो सभी कर लेते हैं। तो एक सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोगों ने समझा कि शायद इसमें कुछ काम करने की इच्छा है, थोड़ी इच्छा शक्ति है, तो उन लोगों ने मौका दिया। तो ये एक्चुअली श्रेय तो उन लोगों को भी जाता है जिन्होंने मुझे ये सब काम करने का मौका दिया। कुछ पारिवारिक संस्कार, कुछ हमारी शिक्षा और कुछ जो पुस्तकें मैंने पढ़ी, जिनमें से कुछ 2-1 किताबों का तो मैं जिक्र कर सकता हूँ, उससे जो अंदर से प्रेरणा मिली और जो मोटिवेशन मिला, उन सब चीज़ों का जो समग्र प्रभाव पड़ता है, उसका ये परिणाम है। तो फौज में न जाने का कोई मलाल है क्या आपके मन में? कभी रहा करता था, लेकिन पूरी लंबाई पिछले 25-30 साल का जब अपना ही ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ तो मन में ये भी आता है कि शायद यहाँ रहकर भी वो सब करने का मौका खूब अच्छी तरह से मिला। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मेरा जो छोटा बेटा है वो इस समय आर्मी में है, वो लेफ्टिनेंट है। और हमारे परिवार में दोनों बच्चों ने और वाइफ ने जिस कोऑपरेशन के साथ और जिस समझदारी के साथ इन सब चीज़ों को संभाला, मेरा तो ये पैशन था, लेकिन उन लोगों ने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाले रखा। और उन लोगों को कभी मेरे इस ओवर एंथुसियाज्म से उनको कभी शिकायत नहीं हुई। तो ये उन लोगों का सबका भी सपोर्ट